आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे शहरियत कानून और म्युनिसिपल इंतखाबात की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नाजरीन। शहरियत तरमीमी कानून के पास होने से लेकर अब तक मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में इस कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। वहीं तेलंगाना में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर काफी सियासत हो रही है। वजह यही है कि तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात होने वाले हैं। इन इंतखाबात को लेकर रियासत की सियासी पार्टियां सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर सियासत कर रही हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एनपीआर पर अभी मुबहम पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। खासकर तेलंगाना हुकूमत ने अब तक एनपीआर पर कुछ वाज़ेह नहीं कहा है। टीआरएस के अबूरी सदर केटीआर ने बल्दी इंतखाबात के बाद मीडिया के कुछ इदारों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एनआरसी और एनपीआर जब आएगा तब देखा जाएगा। जबकि एनपीआर को लेकर कहा जा रहा है कि रियासत के ओहदेदार काम भी शुरू कर चुके हैं। जबकि टीआरएस की हलीफ दोस्त जमात एमआईएम तो एनपीआर के खिलाफ है। एमआईएम सदर ने तो वज़ीर आला केसीआर से अपील भी की कि एनपीआर को रियासत में लागू न किया जाए जैसे दूसरी रियासतें कर रही हैं। वहीं रियासत के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी बल्दी इंतखाबात की मुहिम में आवाम को यकीन दिलाया कि एनआरसी नहीं होगा। अगर हम साबिक में यही महमूद अली साहब की यकीन दहानियों को याद करें कि हैदराबाद के अंबरपेट की मस्जिद ए खाना को शहीद कर दिया गया था, तब यकीन दिलाया गया था। उस यकीन दहानी का क्या हुआ? अहम बात तो यह भी है कि जबकि टीआरएस ने पार्लियामेंट में शहरियत कानून के खिलाफ वोट दिया है, तो शहर में आम लोग और समाजी और सियासी तंजीमें इस कानून के खिलाफ एहतजाज करना चाहती हैं, तो क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है? अब खवातीन एहतजाजियों को भी गिरफ्तार कर रात भर हिरासत में रखा जा रहा है। अब जबकि दिल्ली के शाहीन बाग मुल्क के कई हिस्सों में मिसाल बना हुआ है, दीगर रियासतों में खवातीन का पुरजोर एहतजाज हो रहा है। यूपी में खवातीन एहतजाज कर रही हैं, जबकि वहां की सरकार और पुलिस के एहतजाजियों पर बर्बरियत सारी दुनिया ने देखी। अगर यूपी में एहतजाज हो सकता है तो तेलंगाना में क्यों नहीं? जबकि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में पुरअमन और कामयाब मिलियन मार्च और तिरंगा रैली के जरिए आवाम ने पुरअमन एहतजाज किया। इन एहतजाजों के बीच तेलंगाना हुकूमत पर एक इल्ज़ाम यह भी है कि रियासत में सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और एमआईएम को ही एहतजाज की इजाज़त दी जा रही है। आपको बता दें कि कई एक रियासतों ने इस कानून के नफाज को मुस्तरद कर दिया, तो कुछ रियासतों ने इस कानून को अदालत में तक चैलेंज कर दिया है। केरला हुकूमत ने अपने ओहदेदारों को एनपीआर पर अमल न करने की हिदायत तक दे दी है। पंजाब असेंबली में इस कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। काबिल जिक्र है कि पंजाब असेंबली में इस करारदाद की हिमायत बीजेपी के हलीफ अकाली दल ने भी की है। बहरहाल तेलंगाना हुकूमत म्युनिसिपल इंतखाबात के बायस एनआरसी और एनपीआर पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। अब जबकि बल्दी इंतखाबात के लिए वोटिंग 22 जनवरी को होगी और रिजल्ट 25 जनवरी को सामने आ जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि केसीआर बल्दी इंतखाबात के नतीजे देखकर मुंह खोलेंगे और कुछ बोलेंगे। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान शुजात अली साहब, तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस, और फिलहाल हमारे साथ सामाजिक कारकुन लुबना सरवत भी हैं, और साथ ही हम इनायत अली बाकरी को जोड़ेंगे जो कि टीआरएस की तरफ से होंगे। फिलहाल वो नहीं है, लेकिन शुजात साहब और लुबना सरवत, आप दोनों का खैर मकदम है। शुजात अली साहब, जिस तरह से हालांकि ये कानून पास होने के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लेकिन तेलंगाना में इसकी नौयत बिल्कुल बदल जाती है। वो टीआरएस जो पार्लियामेंट में खिलाफ में वोट देती है, लेकिन रियासत में मुंह नहीं खोलती। कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई म्युनिसिपल इंतखाबात का असर है? देखिए, इनकी हालत ऐसी है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। टीआरएस का हर मामला सियासी होता है, वो मुसलमानों के मामले में संजीदा कभी नहीं रहे हैं। आप 12% रिजर्वेशन से लेकर आज तक की जो इनकी तारीख है वो हमेशा ही एंटी मुस्लिम रही है। उर्दू के बेशुमार स्कूल्स बंद हो रहे हैं और माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्जे नहीं मिल रहे हैं। औकाफ की जो ज़मीनें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है।
कितनी चीजें मैं आपको गिनाऊं तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये एंटी मुस्लिम पार्टी है। ये जहां जहां इसको फायदा दिखाई देता है वहां पर ये बात कर लेती है। पिछले दिनों केटीआर ने तेलुगु चैनल को इंटरव्यू देते ये कहा कि वो जो एनपीआर है वो हम नहीं करने देंगे। मेरा मतलब ये है कि सियासी फायदे के खातिर जो हो सकता है वो कर रहे हैं। एक खुलूस के साथ इनकी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो माइनॉरिटीज के हक में साबित हो सकती है। जी, लुबना सरवत हमारे साथ है। लुबना सरवत, जिस तरह से रियासत में, शहरों में, जिस तरह के तेलंगाना के शहरों में एहतजाज हो रहे हैं, अब खवातीन को भी हिरासत में रखा जा रहा है, एहतजाज होने नहीं दिए जाते, इजाजतें नहीं दी जाती, अदालत के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या तेलंगाना सरकार, जबकि खुद इसके खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है, अगर जैसा कि उनके लीडर कहते हैं, केसीआर ने कहा और केटीआर ने भी कहा कि हमारा जो पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है, पार्लियामेंट में हमने जो कुछ किया है, इसके आगे और क्या चाहिए? कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, यहाँ पर 2-3 अहम मामले हम सबको देखना पड़ेगा जो कि बहुत खुली है जी। तो ये मामला ये है कि जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ रहता है कि एनपीआर और एनआरसी दो कनेक्टेड है और एनआरसी को एनपीआर से ही निकाला जाएगा। एनआरसी सबसेट है एनपीआर का। ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आज भी लिखा हुआ मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने होम मिनिस्टर और अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जो कि हैदराबादी है, इन तीनों के मुंह से हम कल भी ये सुन रहे हैं कि नहीं, एनआरसी को इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये पॉपुलेशन को, इंडिया के अवाम को जो ये गुमराही के राह पे ये लोग रख रहे हैं, तो यहाँ पर ओपोजिशन की जो रोल है और अवाम की जो रोल है, अवाम अपनी रोल को अपनी बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स जाके वो लोग अपनी रोल निभा रहे हैं पूरी इखलास से। देखना यह है कि ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज, एमएलएस क्या अपने देश की, संविधान की और देशवासियों की खैर की चाह रहे हैं और उसकी ओर सही कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं, ये देखने की बात है। अब आइए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूरे तेलंगाना के एमपीज इंक्लूडिंग एमआईएम एमपी जो असद अवैसी है, उन सभी को हमने चिट्ठी लिखी यहां से, क्योंकि वो लोग एथिक्स कमिटी के मेंबर है और एथिक्स कमिटी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी है। उस कमिटी से के बुनियाद पे पूरे एथिक्स कमिटी के 14 एमपीज को और तेलंगाना के एमपीज को हमने उनको सबको मेल लिखा है ऑफिशियल ईमेल आईडी पे कि आप लोग जब 3 मिनिस्टर अपने जो झूठ पे झूठ और गुमराही पे गुमराह, एक की झूठ को दूसरी सराहने की और एक झूठ जब कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो खिलाफ है। लुबना सरवत, तेलंगाना की जो सरकार है, टीआरएस पार्टी, वो तो खिलाफ में है सीएए के और एनआरसी लागू नहीं करेंगे। एक मिनट, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, एक मिनट। सवाल ये है कि एहतजाज जमहूरियत में एहतजाज का हक है, तो एहतजाज करने क्यों नहीं दिया जाता? ये इस पर शक हो रहा है लोगों को कि टीआरएस एहतजाज से क्यों डर रही है, एहतजाज को क्यों रोक रही है और फिर मखसूस लोगों को ही एहतजाज करने दिया जा रहा है। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। देखिए जिलानी जी, एक बहुत अहम पॉइंट हम सब लोग जानना चाहिए कि ये जो सियासत है यहाँ के एमपीज और एमएलएस और तेलंगाना सरकार, वो उनकी और क्या क्या पावर्स है, उस पावर्स को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ये देखने की बात है। आपकी जो बात है वो सही है कि वो सेलेक्टिवली सबको परमिशन दिया जा रहा है, वो सबको दिख रहा है। एमआईएम को परमिशन मिलता, आरएसएस को मिलता, लेकिन सीपीआई को मेदिनीपट्टनम में करने का परमिशन नहीं मिला, कन्याकुमारी को रोक दिया गया, वो तो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इन लोगों के पास जो रोल है कि स्पीकर के पास जाके सारे एमपीज बोल सकते थे कि एथिक्स कमेटी के जरिए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर चार्ज है, लिहाजा इनको बर्खास्त कर दिया जाए, ये रूल्स है। तो ये लोग अपनी रूल्स की, अपने पावर की इस्तेमाल देश की हक में क्यों नहीं कर रहे हैं? एक झूठ बोलने वाली प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या इतनी हमारे पास प्राइड नहीं है एक सिटीजन के, एक एमपी होने के नाते ये लोग अपनी पावर को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? यही पर इनकी 2 स्टैंडर्ड। ये म्युनिसिपल इलेक्शन तो रुकावट नहीं बन रहे हैं जबान खोलने में। जी,
और म्युनिसिपल इलेक्शंस की भी एक बहुत बहुत अहम बात सामने आ रही है कि हर जगह जहां पर कैंडिडेट्स विड्रॉ होते जा रहे हैं और इनकी यूनानिमस जो बगैर कंटेस्टेड की कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते जा रहे हैं एमआईएम के और टीआरएस के, ये भी बहुत गौर करने के काबिल है। और अब देखेंगे कि आज ही हमारे सामने आया है कि कई कैंडिडेट्स की उनकी जो एफिडेविट्स है वो पूरे गलत अपनी केसेस को दबाए हुए हैं और उसको जो है हुकूमत टीआरएस की है और कैंडिडेट एमआईएम के रहेंगे। वो एक अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है उसको रोका जा रहा है। शुजात अली साहब, जिस तरह से एक मांग ये भी हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि असेंबली में करारदाद मंजूर की जाए, जिस तरह से केरला और पंजाब में किया गया है। केरला ने तो पूरी तरह से रोक दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस का भी मुतालबा यही है। क्या वाकई टीआरएस करारदाद मंजूर करती है तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? टीआरएस पुरखुलूस है मुसलमानों के साथ, उनका जो रिश्ता है मुसलमानों का सदाकत पर मबनी है, तो सबसे पहले इनको ही लीड लेना चाहिए था, क्योंकि 12% रिजर्वेशन नहीं देकर इन्होंने साबित कर दिया कि वो एंटी मुस्लिम है। और अब जब इनको चांस मिला था कि 12% रिजर्वेशन हमने नहीं दिया, लेकिन हम देखिए कि हम आपके साथ मेरा सवाल ये है, करारदाद पेश करते हैं, करारदाद लाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। उनका जो इमेज है एंटी मुस्लिम का, वो शायद खत्म हो जाए। जी, हमारे साथ इनायत अली बाकरी साहब भी टीआरएस की तरफ से तर्जुमान जुड़ चुके हैं। इनायत साहब, आपका भी खैर मकदम है। म्युनिसिपल इंतखाबात क्या है, आपकी पार्टी पर अक़लियतों को लेकर शुकूक व शुबात हो रहे हैं आपकी सरकार पर, क्या वाकई म्युनिसिपल इंतखाबात का खौफ है कि खामोशी इख्तियार की हुई है टीआरएस इस मामले पर मुबहम है पूरी तरह से? क्या कहेंगे? मैं इस मसले के ऊपर जो मुझे मदू किया गया, बोलने का मौका दिया गया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अवामुन्नास और खुसूसन तेलंगाना की आवाम और खुसूसन मेरे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और एसटी एससी बीसी भाइयों से बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि एनआरसी का मसला हो, सीएए का मसला हो, एनआरपी का मसला हो, मैं आपको ये बताता चलूँ केटीआर साहब बिल्कुल जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर साफ तरीके से बता दिया है कि एनआरसी के मामले में किसी किस्म की हमारे पास स्टेट के अंदर इस मामले को इनरोलमेंट से बाज़ाब्ता इंटरव्यू के साथ बताया गया। ठीक है, इंटरव्यू उसमें होम मिनिस्टर भी बोले हमारे पास एनआरसी का किसी नहीं किया जाएगा, मगर उसके बावजूद जिस तरह से हमारे मुस्लिम दानिश्वरों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीएम साहब अपने तरफ से पर्सनल बोलना चाहिए, आना चाहिए एनआरसी के मसले के ऊपर, मैं सबसे पहले तो अवामुन्नास और खुसूसन ये मुस्लिम लीडर्स के ऊपर ये बात बोलना हो कि ये कांग्रेस, ये ही दूसरी जमातें जब एनआरसी पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होने जा रहा था उस वक्त किसी ने एहतजाज नहीं किया लगातार। और मैं वाहिद शख्स हूं, मेरे पास बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मौजूद है। 8 महीने पहले यही हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा गया कि इस पे हमें पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करना चाहिए, इसको पार्लियामेंट की हद तक जाने नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान में एक मरतबा पार्लियामेंट पे लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद हर एक को लाजिम जरूरी हो गया कि उस कानून की हम इज्जत करें। नहीं, लेकिन सवाल ये बाकरी साहब सवाल ये है, देखिए नहीं करना, आपकी पार्टी की तरफ से एनआरसी के लिए तो कहा जा रहा है कि एनआरसी नहीं होगा, चाहे महमूद अली साहब हो या केटीआर साहब, लेकिन एनपीआर पर आपकी जो दोस्त हलीफ है एमआईएम, वो कहती है कि एनपीआर ही नहीं चाहिए, एनपीआर को ही रद्द कीजिए, क्योंकि एनपीआर एनआरसी की ही शक्ल है। मैं बता, अगर उस मामले में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है, उनके एमएलए है, अगर इस मामले के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होता है, हमारी आवाम को मालूम होता है, ये सबको पता है, देखिए क्या है, ये सबको पता है बाकरी साहब ये सबको पता है। तो फिर असदुद्दीन अवैसी ये क्यों कह रहे हैं कि एनपीआर को ही रद्द कीजिए, क्योंकि एनपीआर एनआरसी की शक्ल है, और ये केसीआर से बार बार वो अपील कर रहे हैं। नहीं, असद साहब के अल्फाज ये है एनपीआर तभी, बल्कि असद अवैसी तो कह रहे हैं कि एनपीआर ही एनआरसी है, अगर एनआरसी एनपीआर ही एनआरसी है,
चीफ मिनिस्टर इसको मैं रद्द करें, बता रहा हूं अपील कर रहे हो बार बार। साहब असल इसमें ये बताइए वो डॉक्यूमेंट एनपीआर के डॉक्यूमेंट्स आप साफ तरीके से देखेंगे, वहां पर किसी किस्म के अंदर ये नहीं वो है कि इससे हमारी जनसंख्या से हटके और किसी मामले के 2-3 चीजें हैं, जैसे कि आधार का लिंक उसके अंदर पूछा गया, फोन नंबर पूछा गया, क्यों और कह रहे हैं आपके असद अवैसी क्यों कह रहे हैं कि एनपीआर एनआरसी है? मैं वो तो आपके हलीफ जमात के उनकी बीइंग ए लीडर उनको इख्तियारात है किसी चीज को माने या ना माने। नहीं, अगर देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब ये किसी चीज देखिए को एनपीआर मानते ना हैं, असद अवैसी तो ने वही बनाया ना मानना कांग्रेस ने पूरी बनाया। दुनिया में जरूरी जिस तरह से नई चीजें शामिल आई, मेरे अपने कायद जो है ठीक है। जी। शुजात अली साहब एनपीआर को ही एनआरसी कहा जा रहा है, कांग्रेस भी यही मानती है, क्योंकि कांग्रेस के दौर में जिस तरह से एनपीआर करवाया गया था उसमें कुछ चीजें अभी दाखिल की गई, वहीं से शुकूक व शुबात जो है शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से एमआईएम भी कहती है कि एनपीआर एनआरसी है, कांग्रेस भी कहती है कि एनआरपी के खिलाफ जो है करारदाद आप मंजूर करें और इसको रोकें जिस तरह से दीगर रियासतों में है। क्या कहेंगे आप शुजात अली साहब? नहीं, मैं ये बता रहा हूं इस लेवल के अंदर, इस मामले के अंदर नहीं, शुजात साहब जवाब देंगे, सुन लिए बाकर साहब आपको सुन लिया। किसी मामले की जी शुजात साहब। जी 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 क्या कह रहे थे आप? एनपीआर ही एनआरसी है, असद अवैसी क्या कहते कह रहे हैं, थे रानी? कांग्रेस भी कहती है कि एनपीआर जो कांग्रेस का था वो अब पूरी तरह से बदला हुआ है, ठीक है, उसको एनआरसी की शक्ल दी जा रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस का भी मुतालबा है कि करारदाद मंजूर की जाए, शहरियत तरमीमी कानून, और एनपीआर को रोका जाए। अब बाकरी साहब कहते हैं कि एनपीआर नहीं नॉर्मल है, हर 10 साल में जिस तरह से होता है वही है। हर साल जो है, हर 10 साल में जो है सिर्फ सेंसस हुआ करती थी जी। एनपीआर जो है उसी की शक्ल है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि एनपीआर जो है एनआरसी की एक शक्ल है। तो हमारा सिंपल सवाल है कि हिंदुस्तान के शहरियों को मुसीबत में डालकर वोट बैंक की रोटी सेकने की जो हरकत बीजेपी सरकार कर रही है जी। उस हरकत को किल किया जाए, उस हरकत को खत्म किया जाए, और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को मुत्तहिद होना चाहिए। और लग रहा ऐसा है कि हिंदुस्तान पूरा अब मुत्तहिद हो गया है। कांग्रेस की पंजाब सरकार ने भी करारदाद पास कर दी है, केरला की सरकार ने भी करारदाद पास की है, और जबकि पंजाब में बीजेपी की साथी अकाली दल साथ है, लेकिन पंजाब सरकार के, लेकिन वो भी मुखालिफ है एनआरसी के। जी जी। तो टीआरएस के बारे में हमेशा इसका जो मामला रहा मशकूक रहा है। अगर टीआरएस वाकई अगर संजीदा है मुसलमानों के मामले में, शेड्यूल कास्ट के मामले में, शेड्यूल ट्राइब के मामले में, तो वो यकीनन जो है आपके करारदाद पास करेगी। लेकिन ये संजीदा नहीं है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए क्या किया जा सकता है वही जो है हरकत। ठीक है बाकरी साहब, क्या इलेक्शन की वजह से ही टीआरएस खामोशी इख्तियार की हुई, अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है? 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश टीआरएस की है, बड़ा इल्जाम लग रहा है। आपको बता रहा हूं हमारा क्लियर आली जनाब, मैं बता रहा हूं हमारे आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत का साफ और साफ लहजे में बोलना है, मेरी रियासत में आज मैं बता रहा हूं अगर ये कांग्रेस आज पिछले 6 साल की हुकूमत में किसी भी तरीके की मुसलमानों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई तो वो तेलंगाना रियासत है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेफ साइड तरीके पे कई मुसलमान आज अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रही है तेलंगाना रियासत। चलिए अच्छी बात है, ये आपकी कामयाबी है, के अंदर ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी भी है, चाहे कोई सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है, सरकार किसी की भी हो, ये जिम्मेदारी है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक बता रहा हूं एक सीए एनआरसी एनपीआर का जो भूत है ना, हमसे जो भूत है वो सामने आ खड़ा है। कम से कम अब इस कानून के खिलाफ एक शक्ल दी गई, बड़ा भूत है, डर रहे हैं लोग, खौफ के आलम में। कैसे बचाएगी टीआरएस इस मामले पर, क्या करेगी? सवाल यही तो आखिर है ना। एनआरसी और सीएए का ये भूत को आप देखेंगे, ये भूत को जिस तरह से एक ही लीडर हमारा कवर कर सकता है वो आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब। कहां है? देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इसको कोई कंट्रोल करेंगे तो आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, यानी इलेक्शन के बाद करेंगे तो इलेक्शन के बाद करेंगे। और ये नहीं बल्कि तेलंगाना छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में अगर लीडर की इलेक्शन के बाद तो चंद्रशेखर राव साहब, यानी इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्शन की वजह से मजबूर हैं खुशहाल हो सके।
ठीक है, लुबना कुछ कहना चाहती हैं। जी लुबना। इसके बाद मैं बता रहा हूं ना, लुबना सरवत को सुनिए, लुबना सरवत सुन रही है जब से आपको। जी लुबना साहब हमेशा ये बताते हैं वक्त। जी, पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसको इज्जत करना चाहिए। जो कानून संविधान के खिलाफ है उसको कोई इज्जत नहीं किया जाता। बाकरी जी अच्छा सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि ये जानना चाहिए कि सेंसस और एनपीआर को गैर कानूनी तरीके से करेक्ट किया जा रहा है। अब सुनिए डिटेल्स। 2010-11 में सेंसस हुई है तो बराबर है, 2020 में सेंसस होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ एनपीआर को क्यों जोड़ा जा रहा है? 2015 में पूरी भारत देश में एनपीआर चलाया गया और 119 करोड़ की एनपीआर की डाटा आज भी मौजूद है। सरकार ये कहते हुए सेंसस के साथ इसको दोनों को मिला के घुसा रही है इस देश में, ये कहते हुए जो 2015 में हुआ है उसको अपडेट करने के लिए आप पूरी देश में फिर से 4000 करोड़ करके एनपीआर चला रहे हैं। क्या इसके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या केसीआर उसके एमपी से इसके ऊपर सवाल उठाना नहीं चाहिए? जी बाकरी साहब, आप सीएए को खिलाफ करके आप समझ रहे कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ठीक है लुबना जी बाकरी साहब मत कीजिए और इलेक्शंस के साथ इसको करेक्शन मत कीजिए प्लीज। मैडम अक्सर होता यह है साहब कि हर जगह पर कुछ नहीं कर सके तो क्रिटिसाइज करना बेहतरीन आइडिया समझा जाता है। ये बोला कि हमारे पास ये बीजेपी सरकार को लाने में जितना रूल कांग्रेस अदा करी है इस हिंदुस्तान में, अरे उस पर बहस नहीं हो रही है। जितने बीजेपी आई है उस पर बीजेपी के आने जाने पर बहस नहीं हो रही है। इंकरेजमेंट मिला इशू पे रहिए बाकरी साहब। आज जो हिंदुस्तान आपकी सरकार क्या स्टैंड लेगी इस पर? सीपीएम और कांग्रेस जैसी एनपीआर नहीं होगा, पार्टियां ही एनपीआर नहीं होगा, हिंदुस्तान को ठहरा करी है। एनपीआर नहीं होगा, टीआरएस करेगी। को करे हैं पीछे टीआरएस कह सकती है एनपीआर नहीं होगा। जब तक आज हमारे बोला जा रहा है कि मल्ली से हम जुड़ गए, पूरी जिंदगी आजादी के बाद कांग्रेस। ठीक है शुजात अली साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। बाकरी साहब आप हट रहे हैं, डिबेट हट रहे हैं। कांग्रेस का शुजात अली साहब, क्या वाकई म्युनिसिपल इलेक्शन से असर पड़ेगा सरकार पर? जो सरकार इतनी जो है मुबहम है इस कानून को लेकर, म्युनिसिपल इलेक्शन का इंतजार कर रही नतीजों का, क्या लगता है शुजात अली साहब? मैंने आपसे अर्ज किया है कि टीआरएस जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने वाली हरकत करती रहती है। 12% इलेक्शन से फर्क क्या पड़ेगा सरकार को? सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने अगर इस इलेक्शन में अब कुछ नुकसान होता भी है तो सरकार को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो असेंबली में पास करके आप बताइए। रुकिए बाकरी साहब, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भेजा गया, कुछ नहीं बिगड़ा। अब एनआरसी के खिलाफ आप करीजिए एक असेंबली में रेजोल्यूशन पास। ठीक है शुजात अली साहब, बीजेपी सेंट्रल में अगर यहाँ के रेजोल्यूशन से अगर रोक सकती है तो हम कब चलाइए कराइए। आप 12% भी यहाँ से करके भेजिए। देखिए 12% आपकी रियासत का अपना मामला है, लेकिन इस वक्त सीए शहरियत तरमीम कानून का पूरे मुल्क पे है मसला। कई रियासतें दे चुकी हैं, आपकी तरफ से भी हो जाए। जी शुजा साहब। हाँ हम ये बता रहे ना, नहीं ठीक है रुकिए, हम आवाम के साथ हैं, अपना जवाब देने दीजिए प्लीज और हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बताएं कि हमारे स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। एनपीआर नहीं होगा, एनपीआर नहीं होगा, एनपीआर नहीं होगा। ठीक है शुजा साहब अपनी बात रखिए, शुजा साहब अपनी बात रखिए। अगर शुजा साहब अपनी बात, बाकरी साहब प्लीज। तो कभी केसीआर साहब उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है मेरे पास वक्त कम है, शुजा साहब प्लीज। देखिए मैं जो बात कह रहा था, 12% रिजर्वेशन भी एक झांसा था। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट के खातिर हर कदम उठाती है। इस पार्टी में ना क़यादत है ना समझदारी है, बकवास है, इमोशनल गेम होता है हमेशा। कभी जो है मंदिर बनाने चले जाता है सीएम, कभी जो है ये कहता है कि 3 दिन के बाद मैं सेक्रेटरीट को आऊंगा या प्रगति भवन में आऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो भी जिसमें भी इनको फायदा होगा, जहां इनको फायदा होगा वहां पर वो फेवर का काम करेंगे। जहां पे इनको फायदा नहीं होता है, मैं बता रहा हूं, वहां पे पीछे मतलब ये है कि तेलंगाना की आवाम जाहिल है, समझदार नहीं है। जो कांग्रेस नहीं, यही समझदार अवाम सवाल कर रही है। देखिए बाकरी साहब आप नहीं और बोल रहे हैं इसको, समझ रहे हैं आप। यही समझदार अवाम फैसला करना चाहती है कि केसीआर क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। अगर हम गलत हैं तो बार इलेक्शन से पहले मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है प्लीज।
कि मेरे आने पास वाला वक्त खत्म इलेक्शन हो रहा है। बताएंगा। आप जिलानी जी। जी लास्ट पॉइंट 10 सेकंड लुबना हम सरवत। आपसे एक ही लुबना सरवत, 10 सेकंड, जल्दी। जिलानी जी, जी। जिलानी जी, के अंदर तेलंगाना की आवाम लुबना जी, आप केसीआर बोलिए। के लुबना जी, साथ आप बोलिए। रहेगी, ये बोलना है हमें। इस चैनल के जरिए बाकरी जी के जरिए हम ये बताना चाहते हैं 30 दिसंबर को हमने सीएम के घर पे और सीएम के सेक्रेटेरिएट पे हमने पूरी रिप्रेजेंटेशन की कॉपी दी है और उसकी आज तक ना हमको अपॉइंटमेंट मिली, ठीक है। ना हमको जवाब मिली। देखिए हम इतना ही पूछे, यही क्या आवाम, यही समाजी तंजीमें सवाल कर रही हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए तो शुक्र को शुबात बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वक्त की कमी है। म्युनिसिपल इंतखाबात पर सीए, एनआरसी और एनपीआर का कितना असर होगा ये बल्दी इंतखाबात के नतीजे ही बताएंगे। आने वाली तस्वीर साफ होगी। आप तमाम का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। आदाब।